हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में अंग्रेजी शासन के अधीन शासन करने वाले काकतीय वंशों के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे राजा रुद्र प्रताप देव के शासनकाल के बारे में और उनके शासन में होने वाले कुछ विद्रोहों के बारे में। तो राजा रुद्र प्रताप देव का शासनकाल 1891 से 1921 ईस्वी तक था। राजा रुद्र प्रताप देव की अल्पवयस्कता के कारण 1908 तक बस्तर का शासन अंग्रेजी शासकों के अधीन था। यानी कि जब रुद्र प्रताप देव राजा बने तब वे वयस्क नहीं थे, जिसके कारण 1891 से 1908 तक अंग्रेज़ों के द्वारा इस क्षेत्र पर शासन किया गया था। ठीक है। और 23 वर्ष की अवस्था में 1908 को रुद्र प्रताप देव को बस्तर के करद राजा के रूप में नियुक्त किया गया था। रुद्र प्रताप देव की शिक्षा रायपुर के राजकुमार कॉलेज में हुई थी। इनके समय में बस्तर में रुद्र प्रताप देव पुस्तकालय का निर्माण कराया गया था। जगदलपुर के शहर को टाउन प्लानिंग के हिसाब से बसाए जाने के कारण जगदलपुर को इनके शासनकाल में चौराहों का शहर कहा गया था। राजा रुद्र प्रताप देव ने यूरोपीय महायुद्ध में ब्रिटिश शासन की अत्यधिक सहायता की थी, अतः भारतीय शासन ने उन्हें सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा, रुद्र प्रताप देव के समय ये दो बातें, टाउन प्लानिंग के हिसाब से जगदलपुर नगर की स्थापना के कारण इसे चौराहों का शहर कहा गया, तथा यूरोपीय महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के लिए भारत शासन के द्वारा इन्हें सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई थी। इनके शासनकाल में अनिवार्य शिक्षा पद्धति बस्तर क्षेत्र में लागू की गई। इसके अलावा रुद्र प्रताप देव एक निसंतान राजा थे। इनके उत्तराधिकारी नहीं थे। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रफुल्ल कुमारी देवी, जो राजा रुद्र प्रताप देव के बाद शासिका बनती हैं। इनके शासनकाल में एक प्रथा है, वह प्रचलित थी, जिसका नाम है घैटी पौनी प्रथा। इसका अर्थ होता है कुटुंब की बहाली। राजा रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में इनके द्वारा आय के साधन के रूप में एक प्रथा प्रयुक्त की जाती थी, जिसमें बस्तर क्षेत्र के सुंडी, कलार, पनारा, धोबी इन 4 जातियों की विधवा एवं परित्यक्ता स्त्रियों को बेचा जाता था, और यही प्रथा कहलाती थी घैटी पौनी प्रथा। तो याद रखिएगा इन 4 जातियों को, सुंडी, कलार, पनारा और धोबी। ठीक है। अब हम देख लेते हैं भूमकाल विद्रोह को, जो कि 1910 ईस्वी में हुआ था। बस्तर के आदिवासियों द्वारा यह विद्रोह किए जाने के अनेक कारण थे, जिनमें से कुछ कारण मैं आपको बताता हूँ। पहला था राजा रुद्र प्रताप देव को सत्ता की वास्तविक शक्ति न देना। दूसरा है कि राज परिवार से दीवान का नियुक्ति न किया जाना। तीसरा है स्थानीय प्रशासन की बुराइयां, यानी कि अंग्रेज़ों द्वारा किया जाने वाला शोषण। चौथा है कि लाला कालेंद्र सिंह और राजमाता स्वर्ण कुंवर की उपेक्षा। कहीं कहीं पर स्वर्ण कुंवर भी लिखा मिल जाएगा। इसके अलावा वन उपज का सही मूल्य न देना, शराब निर्माण पर प्रतिबंध एवं वनों को सुरक्षित वन घोषित कर आदिवासियों को उनका प्रयोग कर उनका लघु वनोपज संग्रहण पर प्रतिबंध लगा दिया जाना इत्यादि शोषणकारी नीतियाँ थी, जिसके कारण यह विद्रोह और यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो इस विद्रोह की जो नींव रखी गई थी वह अक्टूबर 1909 को रखी गई थी। यह था दशहरे का दिन। इस समय रानी यानी राजमाता स्वर्ण कुंवर ने लाला कालेंद्र सिंह की उपस्थिति में ताड़ोकी नामक स्थान पर आदिवासियों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया गया था, एवं लाला कालेंद्र सिंह के द्वारा रानी के कहने पर नेतानार ग्राम के गुंडाधुर नामक व्यक्ति को इस क्रांति का नेता बनाया गया था। यह जो विद्रोह था वह बस्तर राज्य में मौर्य राज को
लागू करने के ऊपर था, यानी कि अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीतियों से त्रस्त होकर आदिवासियों के राज यानी कि मौर्य राज, मैंने आपको बताया था कि आदिवासियों को सामूहिक रूप से मौर्य कहा जाता था। तो इन आदिवासियों द्वारा नेतानार के गुंडाधुर के नेतृत्व में इसी संबंध में विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह को भूमकाल विद्रोह क्यों कहते हैं? तो भूमकाल का मतलब होता है भूमि को हिला देने वाला, यानी कि भूमि को उलट पुलट कर देने वाला विद्रोह। ठीक है। इस विद्रोह में प्रत्येक परगने से एक एक बहादुर व्यक्तियों को भी अपने परगने के विद्रोह संचालन के लिए नेता चुना गया था। ठीक है। तो अक्टूबर 1909 के बाद अगली गुप्त बैठक होती है जनवरी 1910 को पुनः ताड़ोकी में। उसके बाद अगली बैठक होती है 1 फरवरी 1910 को, जिसमें संपूर्ण बस्तर के क्रांतिकारियों के द्वारा क्रांति की शुरुआत की जाती है। ये लाल मिर्च, मिट्टी के ढेले, धनुष, भाले तथा आम की डालियों को प्रतीक स्वरूप भेजते हैं ताकि विद्रोह को प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया जा सके। 2 फरवरी 1910 को क्रांतिकारियों द्वारा पुष्पाल बाजार को लूटा जाता है। तो यह पहली घटना थी जिससे क्रांति प्रारंभ होती है, जो कि 2 फरवरी 1910 को होती है पुष्पाल बाजार को लूटने के द्वारा। ठीक है। 2 फरवरी के बाद अगली घटना होती है 4 फरवरी 1910 को, जिसमें कुकानार के विद्रोही नेता रहते हैं सोमनाथ धाकड़, जिनके नेतृत्व में रोहिल्ला के एक व्यापारी नूर शाह की हत्या कर दी जाती है। 4 फरवरी के बाद 5 फरवरी को करंजी बाजार में विद्रोहियों द्वारा इस बाजार को लूट लिया जाता है एवं तोकापाल में विद्रोहियों के द्वारा पाठशाला भवन को आक्रमण कर उसे जला दिया जाता है। यह तो हो गई 1, 2, 4 एवं 5 फरवरी तक होने वाली घटनाएं। इसके बाद आगे देखते हैं 7 फरवरी 1910 को विद्रोही नेताओं की एक सभा आयोजित होती है, जिसमें स्वर्ण कुंवर राजमाता घोषणा करती हैं कि आज से बस्तर में ब्रिटिश राज समाप्त हो गया है और आज हम मौर्य राज्य का संकल्प लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि यह विद्रोह हुआ था अंग्रेजी राज के स्थान पर मौर्य राज को स्थापित करने के संबंध में। ठीक है। यह विद्रोह जब हो रहा था तो इस विद्रोह के दमन के लिए राजा रुद्र प्रताप देव द्वारा अंग्रेजों से मदद मांगी गई, जिसके परिणाम स्वरूप मद्रास प्रेसिडेंसी एवं पंजाबी बटालियन के सैनिक जगदलपुर पहुंचते हैं विद्रोह के दमन के लिए। और 16 फरवरी 1910 को अंग्रेजों और विद्रोहियों के मध्य इंद्रावती नदी के खड़क गांव के समीप निर्णायक संघर्ष होता है, जिसमें विद्रोही पराजित होते हैं एवं अनेक मौर्य आदिवासियों की मृत्यु हो जाती है एवं बहुत सारे मौर्य आदिवासियों को बंधक बना लिया जाता है। लाला कालेंद्र सिंह को इस विद्रोह का दोषारोपण करते हुए अंग्रेजी फौज ने गिरफ्तार कर लिया एवं बस्तर रियासत से उन्हें निर्वासित कर दिया। इसके अतिरिक्त राजमाता स्वर्ण कुंवर को गिरफ्तार करके रायपुर जेल भेज दिया गया। इस प्रकार यह विद्रोह दमन हो गया एवं जो मुख्य नेता थे गुंडाधुर वे भाग जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार 26 फरवरी 1910 को यह विद्रोह समाप्त हो जाता है और इस विद्रोह से आंशिक रूप से कुछ सफलताएं प्राप्त होती हैं, जिसके अनुसार दीवान बैजनाथ सिंह पांडा को हटा दिया जाता है और उनके स्थान पर अगले दीवान बनाए जाते हैं जेम्स, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजा रुद्र प्रताप देव एक निसंतान राजा थे जिनकी कोई उत्तराधिकारी नहीं थी, इसीलिए उनकी पुत्री प्रफुल्ल कुमारी देवी को औपचारिक रूप से शासिका बनाया जाता है। इस प्रकार यह छत्तीसगढ़ में शासन करने वाली एकमात्र महिला शासिका बन जाती हैं। इनकी जो राज्याभिषेक की विधि हुई थी वह 1922 में इनकी 12 वर्ष की आयु अवस्था में की गई थी। इनका विवाह मयूरभंज के महाराज के भतीजे, यहाँ महाराज लिखा हुआ है प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ 1927 में किया गया था तथा 1927 में द इंडियन वुमनहुड नामक एक पत्रिका में महारानी के विषय में उल्लेख भी किया गया है। महारानी
प्रफुल्ल कुमारी देवी अपेंडिसाइटिस नामक एक बीमारी से ग्रसित थी, जिसके कारण वे इलाज कराने लंदन जाती हैं और वहाँ उनकी रहस्यमयी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। प्रफुल्ल कुमारी देवी के बाद प्रवीर चंद्र भंजदेव को ब्रिटिश शासन के द्वारा गद्दी पर बिठाया जाता है और उन्हें राजा के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके बाद शासन करेंगे प्रवीर चंद्र भंजदेव, जिनका शासनकाल 1936 से 1961 ईस्वी तक होता है और ये बस्तर रियासत के अंतिम काकतीय शासक और अंतिम राजा बनते हैं। इस प्रकार देश की आज़ादी के समय विभिन्न रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर रियासत की ओर से महाराज प्रवीर चंद्र भंजदेव के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया जाता है एवं बस्तर रियासत को भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है। प्रवीर चंद्र भंजदेव 1947 के बाद भी राजा के रूप में जगदलपुर महल में रहते हैं। तो इसी के साथ काकतीय वंश और बस्तर का इतिहास समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम भोसला वंश के शासनकाल में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।